हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। ये एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, साथ ही बेसिक भी हमें इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये हमारे ही बॉडी से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? मनुष्य में पोषण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित ग्लैंड्स होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अंग होते हैं माउथ, ईसोफेगस जिसे ग्रास नली भी बोलते हैं, पेट स्टमक बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत। ये अंग होते हैं पाचन तंत्र में। और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? तो लीवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सभी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं। मनुष्य की जो आहार नाल है वो मुंह से लेके एनुस तक 9 मीटर लंबी होती है। और फ्रेंड्स, आपको पता है जो हमारा पूरा पाचन तंत्र होता है, मुंह से लेके जो पूरा पाचन तंत्र है, सारे अंगों को मिला के अगर उनकी लंबाई देखी जाए तो उनकी लंबाई होती है, टोटल पाचन तंत्र की लंबाई होती है 30 मीटर, लगभग 30 मीटर। पाचन तंत्र के कौन कौन से चरण हैं हम वो देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब जब हम हाथ की मदद से भोजन को मुंह तक लेके जा रहे हैं, मुंह में भोजन को रखते हैं, उसे बोलते हैं इंजेशन। सेकंड स्टेप होती है डाइजेशन। भोजन का पाचन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। पाचन की क्रिया मुख गुहा यानी बकल कैविटी में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा पाचन की क्रिया शुरू होती है। दांत जो है भौतिक पाचन में मदद करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भोजन की जो पाचन क्रिया है वो किन विधियों के द्वारा होती है, रासायनिक विधि, भौतिक विधि या दोनों या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है दोनों। भोजन की जो पाचन क्रिया है वो भौतिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है। दांत भौतिक पाचन में मदद करते हैं। लार जो है वो जलीय तरल होने के कारण भोजन को मुंह में ही गीला कर देती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी हो जाती है। और आपको एक बात और पता है कि जो हमारे जो लार ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर के अंदर पर डे कितनी लार निकलती है, हमारे बॉडी में बनती है। हमारे अंदर 1 लीटर लार डेली बनती है। लार ही पाचन क्रिया की पहली सीढ़ी होती है। इसी की मदद से हम खाने को चबा पाते हैं और आंतों में खाने का पाचन भी आसानी से हो पाता है। अगर लार नहीं होगी तो भोजन सूखा सूखा रहेगा, उसको हम चबा नहीं पाएंगे, पीस नहीं पाएंगे दांतों की मदद से, फिर वो पेट में भी सही रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो पाचन की क्रिया है वो लार के द्वारा क्या होता है, उसमें भोजन गीला हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पिस जाता है, बिल्कुल बारीक कणों में पिस जाता है, फिर वो हमारी आहार नाल के द्वारा पेट में जाता है। इसलिए हमको भोजन को चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में खाना चाहिए। मनुष्य में लार पचाने के लिए लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं सलाइवरी एमाइलेज। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, उनको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करते हैं? भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाते हैं। अगर पाचक एंजाइम कम हो जाते हैं तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बिगड़ जाएगा। अब क्या होता है, जब भोजन में हमारे स्टार्च होता है उसको सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है तो दीवारें क्या होती हैं, सिकुड़ने और फैलने लगती हैं। जो दीवार है आहार नली की, उसका जो मूवमेंट है वो सिकुड़ने और फैलने लगता है। इसको हम और ये बोल सकते हैं पेरास्टॉल्टिक मूवमेंट। इसकी दीवारें सिकुड़ने और फैलने को बोलते हैं पेरास्टॉल्टिक मूवमेंट। यही पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट भोजन को पेट के अंदर पहुंचाता है। जब वो पाइप की तरह कम ज़्यादा प्रेशर जैसा करेगा, प्रेस करेगा किसी चीज़ को, तो वो खिसक खिसक के नीचे नली के द्वारा कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक मीन्स पेट होता है। भोजन पेट में करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है। भोजन जब तक पेट में रहेगा तब तक उसको और महीन कणों में पीसा जाता है। इस दौरान भोजन जो है और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनाता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां अमाशयी रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं और इसमें 3 पदार्थ होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन क्या है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और पेप्सिन एंजाइम बहुत ही छोटे छोटे कणों को बनाने के लिए मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। इसलिए प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट में शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। HCl के काम क्या है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। ये भोजन के साथ पेट में पहुंचने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो हम भोजन के थ्रू जाने अनजाने ग्रहण कर लेते हैं, उन बैक्टीरियाओं को मार देता है। म्यूकस जो है वो क्या करता है, पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा स्रावित किए जाने वाले HCl से बचाता है। म्यूकस हमारे बॉडी को अंदर जो हमारा पेट में जो HCl निकलता है उससे हमें बचाता है, क्योंकि अगर वो एसिड पेट में जाएगा, खाने के साथ मिलता रहेगा, तो वो पेट में अल्सर भी बना सकता है। अल्सर क्या होता है, इसमें पेट की अंदरूनी सतह पे छाले हो जाते हैं और आगे चल के ये जख्म बन जाते हैं और सही तरह से इलाज ना होने पर ये जख्म आगे चल के फट भी सकते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है अल्सर में। जो पेट का अल्सर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जो म्यूकस क्या करता है, पेट की दीवारों को अपने ही द्वारा निकाले गए HCl से बचाता है ताकि अल्सर जैसी समस्या ना हो। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, अब जैसे काफी हद तक भोजन पच चुका है अभी भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं पचा है, तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। पेट से निकलने वाले जो भोजन के स्फिंक्टर होते हैं, जो पेट से निकलने वाले भोजन को स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जितना भी भोजन पचा हुआ अब छोटी आंत में जाएगा तो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। एक वयस्क पुरुष में करीब 6.5 मीटर लंबी छोटी आंत होती है। जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर। छोटी आंत 2 ग्रंथियों के स्राव को प्राप्त करती है, एक लीवर और एक पेंक्रियाज, यकृत और अग्नाशय। लीवर जो है बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। बाइल क्या होता है? बाइल मीन्स पित्त जिसको बोलते हैं। ये हरापन लिए एक पीला तरल पदार्थ होता है जो लीवर में बनता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय बोलते हैं। तो जो पित्त बाइल जूस जो है वो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय होने के कारण इसका pH मान कितना होगा? ये होगा 7.5 से 8.5। जो बाइल होता है क्षारीय होता है और इसमें लवण होते हैं जो भोजन में मौजूद वसा व लिपिड को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करते हैं। ये पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय यानी हमारा जो पैंक्रियाज है वो उस पर काम कर सके। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। इसमें अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को तोड़ते, जो उसको भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। स्टार्च आगे पढ़ेंगे तो वो उसको पचाने में मदद करते हैं। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज रासायनिक रूप से टूटे हुए वसा को तोड़ता है। इसमें भी एक बार SSC में क्वेश्चन आया था, सन मुझे याद नहीं, लेकिन SSC में पूछा गया था कि प्रोटीन में पाचन के सहायक एंजाइम कौन से हैं। तो प्रोटीन को पचाने में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। अगर पूछ लेते हैं स्टार्च को पचाने में कौन सा एंजाइम है, तो एमाइलेज। और रासायनिक रूप से टूटे हुए वसा को कौन तोड़ता है? तो लाइपेज। छोटी आंत में उपस्थित ग्रंथियां जो हैं वो क्या करती हैं? इंटेस्टाइनल फ्लूइड का स्रावण करती हैं। इसको आंतरस भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड को आंतरस। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में और वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूरी तरह से पाचन करते हैं। भोजन का पाचन जो है, रासायनिक पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक भी बोलते हैं क्योंकि ये एक रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, केवल ये क्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। तो जो हमारे भोजन का सबसे अधिक पूरा पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। अब क्या है? अब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण। छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की भीतरी सतह में लाखों उंगलियों जैसे प्रक्षेपण, जिन्हें प्रोजेक्शन भी कहते हैं, होते हैं, एक उभार नुमा होते हैं। इनको बोलते हैं विली। ये अवशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। और पचा हुआ भोजन फिर कहाँ जाता है? यहाँ से
जब पूरे भोजन का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है तो वो पचा हुआ भोजन जाता है रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारे रक्त में। जो हमारे रक्त में जो है जितने भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो सभी उसमें मिल जाती हैं अब्जॉर्प्शन के बाद। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी समावेशन। ब्लड में पचाए हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। जो ब्लड है हमारा वो पचे हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, जहां यह कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग एनर्जी प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती हैं। जो अपचा भोजन होता है उसको वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है। जिसका पाचन नहीं हो पाता सही तरीके से, वो भोजन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पे शरीर इसका उपयोग कर सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट है एगेशन। एगेशन में क्या होता है, हमारे द्वारा खाए हुए भोजन का वो हिस्सा जो हमारा शरीर नहीं पचा सकता, यह अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन से ज़्यादातर पानी को सोख लेती हैं और इसे ठोस बना देती हैं। बड़ी आंत का अंतिम अंग होता है रेक्टम। रेक्टम अनपचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है और लास्ट में एनुस के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिल